अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। और हर रोज की तरह हम कार्यक्रम में लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन हेतु किसान किस प्रकार से करें कीटों का नियंत्रण। नवजात बछड़ों की देखरेख एवं आहार प्रबंधन पर जानकारी। सब्जियों में टमाटर की खेती हमारे किसान भाई वर्ष भर करते हैं, लेकिन इस फसल में कई तरह के कीटों का प्रकोप भी देखने को मिलता है, जिस कारण किसानों को फसल में भारी हानि का भी सामना करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, आप इस नुकसान से बचने के लिए किस प्रकार से करें कीटों का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. शर्मा। किसान भाई, वर्षाकालीन टमाटर की रोपाई इस समय कर चुके हैं। इस फसल में कीड़ों के द्वारा 20 से लेकर 60% तक की हानि होती है, जिसमें फल छेदक कीट सबसे प्रमुख है। इसकी लटें हल्के पीले रंग की होती हैं तथा पृष्ठ भाग पर दोनों किनारों पर हल्की पीली धारियां होती हैं। इसके अंडे भी हल्के पीले सफ़ेद रंग के होते हैं। यह कीट लगभग 60% तक फसल में हानि पहुंचाता है। इस कीट की लटें टमाटर के फलों को नुकसान करती हैं। ये टमाटर के कच्चे व पके फलों में छेद कर घुस जाती हैं। वे फलों के गुदों को खाती रहती हैं। इसके मलमूत्र के कारण फल सड़ने लगते हैं। ऐसे क्षतिग्रस्त टमाटर खाने योग्य नहीं रहते हैं और उनका बाजार मूल्य भी नहीं मिलता है। ये लटें एक फल से दूसरे फल में जाकर खाती हैं और एक अकेली लट 4 से लेकर 8 फलों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इस कीट के प्रबंध के लिए किसान भाई गेंदे की फसल को टमाटर की फसल के साथ प्रपंच फसल के रूप में उगाना चाहिए। इसके लिए टमाटर की प्रत्येक 16 लाइनों के बाद में एक लाइन गेंदे की अवश्य लगाएं। इन गेंदों की पंक्तियों में कीट आकर्षित होता है, जिस पर किसी भी कीटनाशक का छिड़काव कर उसे आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोनेस के 1 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से 1 सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार किसान भाई अवश्य छोड़ें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें। कीट की निगरानी के लिए 5 फेरोमोन जाल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं। इसके अलावा किसान भाई जैविक कीटनाशी के रूप में NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस H की 250 एली से 375 एली प्रति हेक्टेयर की दर से 1 किलो गुड़ में मिलाकर 7 से 10 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव अवश्य करें। क्षतिग्रस्त फलों को किसान भाई एकत्र कर नष्ट कर दें। अधिक प्रकोप होने की अवस्था में डेल्टामेथ्रिन दवा 2.8% EC 500 ml प्रति हेक्टेयर या क्विनालफोज या प्रोफेनोफोज दवा 50 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। दूसरा प्रमुख कीट है टमाटर का सफेद मक्खी। यह टमाटर का प्रमुख कीट है। ये छोटे आकार के सफेद रंग के कीट होते हैं। इनके पंख दूधिया रंग के सफेद होते हैं। इनके अंडे हल्के पीले रंग के तथा पत्तियों की निचली सतह पर लटके हुए होते हैं। निम्फ हरापन लिए हुए, शिशु कीट हरापन लिए हुए सफेद रंग के होते हैं। इस कीट के प्रौढ़ व शिशु दोनों ही पत्तियों से रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। यह कीट टमाटर में एक भयंकर वायरस जनित बीमारी
बीमारी पर्णकुंचन वायरस, जिसे माथा बंधना या कुड़िया रोग के नाम से भी जानते हैं, वह फैलाता है। इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं, पत्तियां खुरदुरी व मोटी हो जाती हैं। इसके बाद फूल व फल नहीं लगते हैं। इस प्रकार इस कीट की क्षति के कारण किसान को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। इस कीट के प्रबंध के लिए किसान भाई वैज्ञानिक तरीके से नर्सरी तैयार करें। टमाटर की पौधशाला को 40 मैश की नायलॉन की जाली के द्वारा ढककर रखें। इसके अलावा टमाटर की प्रतिरोधी संकर किस्मों को किसान भाइयों को उगाना चाहिए। टमाटर की पौध रोपाई से पूर्व 15 मिनट के लिए इमिडाक्लोप्रिड 5 लीटर पानी में 3 ml दवा मिलाकर रखें। वह इसमें जड़ों को 10 मिनट के लिए घोल में डुबो कर रखकर फिर आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई प्रारंभिक रूप में किसान भाई निम्बोली का सत के 5% घोल का 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। टमाटर की रोपाई के बाद कीट आक्रमण अधिक होने पर इमिडाक्लोप्रिड दवा 200% SL 125 ml प्रति हेक्टेयर की दर से या ट्राइजोफोस या इथियन दवा 50% EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इसके अलावा पर्ण सुरंगक भी टमाटर की फसल में एक प्रमुख कीट है। यह एक छोटे आकार का कीट होता है जिसके वक्ष पर सलेटी व काले रंग के धब्बे होते हैं तथा इसका सिर पीले रंग का होता है। इसके पंख पारदर्शी होते हैं। यह कीट सर्वप्रथम पौधों में नर्सरी अवस्था में देखा जाता है। लीफ माइनर कीट के वयस्क व लट दोनों ही टमाटर की फसल को क्षति पहुंचाते हैं। इस कीट की मादा भोजन व अंडे देने के लिए पत्तियों के ऊपर किनारे की तरफ छेद करती है। अंडों से निकलने के बाद इल्ली या इसकी लट पत्तियों की मध्य भित्ति को खाते हुए सुरंग बनाते हुए चलती है। इनका सुरंग बनाने का ढंग अनियमित होता है। यह सर्पिल आकार में सुरंग बनाती है। अधिक प्रकोप की अवस्था में पत्तियों का हरा रंग गायब हो जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है। कभी कभी पत्तियां समय से पहले ही झड़ जाती हैं। किसान भाई लीफ माइनर या पर्ण सुरंगा कीट के नियंत्रण के लिए इस कीट से प्रभावित पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर दें। संकर किस्मों में इस कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है, अतः संकर किस्मों का चयन ना करें। पौधशाला ज़्यादा घनी ना रखें। टमाटर रोपने से पूर्व खेत में किसान भाई 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नीम की खली अवश्य मिला दें। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई 4% नीम की निम्बोली का सत प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा अधिक प्रकोप होने पर थायोमिथोक्साम दवा 25% WG या इमिडाक्लोप्रिड 200% SL या एसिटामिप्रिड 20% SP 100 से 125 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। टमाटर का एक प्रमुख कीट और है लाल मकड़ी। यह कीट टमाटर की निचली पत्तियों से रस चूसता है। इसकी निम्फ व वयस्क अवस्था दोनों पत्तियों के नीचे जाला बनाकर रहती हैं और जाला बनाकर वो पत्तियों से रस चूसती रहती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई डाइकोफोल या कैल्थेन 17.8% EC 30 ml प्रति टंकी की दर से या इथियोन दवा 30 ml प्रति टंकी की दर से छिड़काव करें। वह 15 दिन के अंतराल पर इसे दोहराएं। इस प्रकार किसान भाई टमाटर की फसल में एकीकृत प्रबंध प्रणाली अपनाकर कम खर्च में कम लागत में अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां आपके लिए हैं, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। नवजात बछड़ों की देखरेख एवं आहार प्रबंधन पर जानकारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। दिन प्रतिदिन जनसंख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ दुग्ध उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। अतः दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नवजात बछड़ों की अच्छी तरह से देखरेख की जानी चाहिए। तो कैसे करें नवजात बछड़ों की देखरेख और प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना की डॉक्टर अर्चना। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती जनसंख्या के साथ दूध और दूध उत्पाद की मांग भी बढ़ती जा रही है। तो इस बढ़ते हुए दूध
की मांग की पूर्ति करने के लिए हमारे पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वो अधिक दूध उत्पादन करने वाली उच्च आनुवांशिक गुणों वाले पशु के बछड़ों का पालन करें। प्रारंभिक जीवन में अगर बछड़ों का पालन पोषण, उनका रख रखाव अच्छे तरीके से किया जाए तो बाद के लिए वो ज़्यादा लाभदायक होता है, उनका विकास अच्छा होता है, उनकी उत्पादन क्षमता अधिक होती है। तो डेयरी व्यवसाय में अधिक सफल हो, अधिक लाभकारी हो, इसके लिए पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वो निश्चित रूप से अपने बछड़ों का पालन पोषण जो है वो वैज्ञानिक तरीके से करें। और जन्म के बाद बछड़ों का कैसे देखभाल किया जाए वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ऐसा है पशुपालक भाई कि जन्म के तुरंत बाद बछड़ों को आप एक साफ सुथरे स्वच्छ कोमल सूती कपड़े से उसके बदन को अच्छी तरह पोंछें। नाक, कान, मुंह, आँख, जहाँ भी थोड़ी भी श्लेष्मिक झिल्ली नजर आए उसको आप अच्छी तरह से पोंछ दें ताकि उनकी सामान्य श्वसन क्रिया में बाधा न उत्पन्न हो। आमतौर पर गाय जो है बछड़े को पैदा करने के तुरंत बाद उसको चाटने लगती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको देखकर घबराएं नहीं। इससे क्या होता है कि बछड़े का बदन जो है वो सूख जाता है तथा बछड़े के बदन में रक्त परिसंचरण जो है वो अच्छी तरीके से होता है। अब बारी आती है नाल काटने की। तो ऐसा है कि शरीर से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर आप नाल को बांध दें और जहां आप बांधे हैं उसके 1 सेंटीमीटर नीचे से उसको काट दें तथा 3-4 दिन तक उसको टिंचर आयोडीन से धोते रहें ताकि किसी प्रकार का कोई जीवाणु रहित उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए। उसके बाद जन्म से पहले घंटे के अंदर ही बछड़े को आप खीस पिलाएं। खीस वो होता है जो बछड़े को पैदा करने के बाद जो दूध मादा गाय देती है उसको खीस बोलते हैं। खीस में सामान्य दूध की तुलना में अधिक विटामिन, लवण, ग्लोबुलिन, खनिज, ये सब चीज़ें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं जो कि बछड़े के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। खीस में एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बछड़े की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। उसमें खीस में रेचक गुण भी होता है। अब है कि खीस कितना दें, तो खीस जो है आप बछड़े का वजन कर लें और वजन से 10% भाग जो है खीस उसको आप प्रतिदिन देते रहें। बछड़े को आप साफ सुथरी सूखी जमीन पे उसको बांध के रखें। शुरू के 3 महीने तक जो है आप बछड़े को प्रचुर मात्रा में दूध पिलाते रहें। 15-20 दिन बाद जो है आप उसको थोड़ा थोड़ा हरा घास भी दे सकते हैं। 15-20 दिन के बाद आप बछड़े का सिंग रोधन करें। सिंग रोधन करने के लिए जो सिंग कलिका होती है उस पे आप पोटास की छड़ घिस सकते हैं। पोटास की छड़ तब तक घिसें जब तक कि उधर से खून का रिसाव नजर आने लगे। इस तरह से आप सिंग रोधन कर दें और बछड़े में परजीवियों का प्रकोप ना हो, परजीवी जनित रोग से बचने के लिए उसको समय समय पर आप कृमिनाशक दवा देते रहें। शुरू के कुछ दिनों में आप जो है बछड़े को उनके सेपरेट बारे में, उनके व्यक्तिगत बारे में रखें ताकि उनके खान पान, उनका प्रबंधन और उनका सही तरीके से स्वास्थ्य की देखभाल आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। 3 महीने के बाद जो है आप उसे झुंड में रखें और 6 महीने के बाद जो है आप उससे नर और मादा को अलग कर दें। फिर सामान्य रूप से उनका खान पान पालन पोषण करें। तो इस तरीके से पशुपालक भाई इन बताए हुए तरीकों से अगर आप अपने नवजात बछड़ों का देखभाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, उत्पादन अधिक होगा और आमदनी अच्छी होगी। धन्यवाद। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां आपके लिए हैं, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। जैविक खेती में वर्मी वाश का महत्व और बनाने की विधि। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और इसी के अंतर्गत आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं वर्मी वॉश के महत्व और बनाने की विधि के बारे में, ताकि आप फसलों में प्रयोग करके गुणवत्ता युक्त और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो आप किस प्रकार से तैयार करें वर्मी वॉश, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। आजकल किसान रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाओं का इतना अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं जिससे मिट्टी भी खराब हो रही है और फसलों के अंदर जो उत्पाद है जैसे अनाज है, दाल है, दलहन है, तिलहन है, भूसा है, इन सब के अंदर उसका रासायनिक तत्वों की मात्रा बहुत बढ़ रही है और धीरे धीरे जो भी मानव जीवन उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसके शरीर में जहर के रूप में जमा हो रही है। ये इन सब के उपाय में एक जैविक खेती जिसका नाम आज बहुत प्रचलित चल रहा है। जैविक खेती में एक हिस्सा जो ये आता है कि
पशुओं का गोबर का किस तरह सदुपयोग किया जाए। आज किसान गोबर का रोड़ी का ढेर कर रहा है, तो ढेर में गर्मी में वो तप के जा रहा है, बारिश के अंदर धुल करके उसका अंश बाहर बह के चला जाता है, और सूखे जो कुरुकटे होते हैं वो जमीन खेत के अंदर डालता है, तो दीमक पहले उसको खाती है और फिर फसल को खाती है। तो उसका जो भी 10% भी उसका जो पोषक तत्व है खेत के अंदर नहीं जा पा रहा है, और अंततोगत्वा ये हो रहा है कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। तो इसका उपाय यही है कि इसका गोबर को वर्मी कंपोस्ट के रूप में अगर काम लिया जाए, तो गोबर गैस प्लांट के अंदर डाल के काम में ले सकते हैं, या फिर रोड़ी की जगह का खड्डा करके उसके 2 हिस्से करने के बाद एक हिस्से में गोबर डालते रहें और भर जाए, तो फिर उसको लीप के पैक कर सकते हैं। तो इस तरह के 2-3 तरीके हैं गोबर का सदुपयोग के, तो उसकी गुणवत्ता यानी 2 से 3 गुनी गुणवत्ता गोबर की बढ़ जाती है। जिस किसान के पास में वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, वो किसान चाहे तो ये जो वर्मी वाश के बहुत कम खर्चीली और कम से कम पैसा, जिसमें न के बराबर पैसा लगता है, उस यूनिट को तैयार कर सकता है। वहीं कोने में ही तैयार कर सकता है। जैसे केंचुए की यूनिट जहाँ है उसके 1 या 2 कोने के अंदर, किसी भी कोने के अंदर ये लकड़ी की थूनी गाड़ करके 2 लकड़ियाँ रख करके ये पुराना मटका काम में ले सकते हैं। ये नली भी जो हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल के अंदर जो काम में आई हुई है, वो नली काम में ले सकता है। ये पुराना मटका ही है, और नीचे ये जरी कैन है, इसके अंदर वर्मी वाश इकट्ठा होता रहेगा। इस मटके के अंदर एक तो ताज़ा गोबर ठंडा किया हुआ गोबर है, और फिर केंचुए छोड़ रखे हैं, तो केंचुए से और कुछ जो नीम के पत्ते डाल देंगे अंदर, और फिर ये मटके के अंदर पानी भर देंगे। और ये जैसे 10 लीटर का मटका है, तो 5 से 6 दिन के अंदर खाली होता है। यानी 6 दिन के अंदर इसका करीब 4 से 5 लीटर वर्मी वाश तैयार हो जाएगा। और 1 महीने के अंदर केंचुए गोबर को खाते रहेंगे, पानी ऊपर से जाता रहेगा, तो केंचुओं का पेशाब और इसका रस कस गुड़ करके ये जो नीचे आएगा वो वर्मी वाश रहेगा। जो भी इसका गुड़ा हुआ तत्व है वो सब इसमें आ जाएगा। इसके अंदर भी 3 गुना पानी मिला करके फसल को छाटेंगे, तो सीधा पोषक तत्व और हल्का सा थोड़ा सा कीट नियंत्रण का काम करता है, क्योंकि ये पत्ते, नीम के पत्ते डाल रखे हैं, उसका रसकस भी इसमें। इसके अंदर जैसे ये मटका करीब 15 किलो के लगभग गोबर डलता है, और इसके अंदर 1 किलो ताज़ा पत्ते डाल देते हैं, नीम के पत्ते, और वर्मी कल्चर केंचुए आधा किलो केंचुए डाल देते हैं। और उसके बाद में तो 1 महीने के बाद में इससे खाद बना देंगे, खाद को हटा देंगे, और वापस इसी में से केंचुए निकलेंगे, वापस इसी में डाल देंगे। तो बहुत जल्दी 25 से 30 दिन के अंदर वर्मी वाश मिल जाएगा और केंचुए का वर्मी कंपोस्ट का मिल जाएगा। इसको 6 महीने रखो, साल भर रखो, छाया में रखना चाहिए, ढक्कन लगा दिया, इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। और जब भी फसल के ऊपर छांटना, वही 30 दिन की अवस्था के बाद, इसको भी 30 दिन की अवस्था के बाद में छांटना। हर 15 दिन के ऊपर छांट दें तो खुराक मिल जाएगी सीधी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है हाजीपुर के राम अवतार सिंह ने। आपने जरबेरा की फसल में मुख्य बीमारियां और कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हाँ, जरबेरा के बारे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जरबेरा एक ऐसा फूल है जिसकी बाज़ार में अभी काफ़ी मांग रहती है और कटे फूल के रूप में प्रयोग होता है। मुख्य रूप से इसकी 3 तरह की किस्में पाई जाती हैं, सिंगल, सेमी डबल और डबल। जो सिंगल और सेमी डबल किस्में हैं उनको तो ज़्यादातर घर की शोभा बढ़ाने के लिए क्यारियों में प्रयोग करते हैं, और जो हमारी डबल वाली किस्में हैं उनको हम कटे फूल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, जो डबल वाली किस्में हैं उसमें आजकल बाज़ार में जिन किस्मों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, कोई भी रंग हो, गहरा होना चाहिए, और उसका फूल का जो केंद्र बिंदु है वो काले रंग का होना चाहिए। उसकी बाज़ार में बहुत अच्छी मांग है। और जो किसान भाई जरबेरा लगा रखे हैं इस समय, क्योंकि रोपाई का समय तो अभी नहीं है, फरवरी मार्च में या अक्टूबर नवंबर में किसान भाई इसकी रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सलाह यही देते हैं किसान भाइयों को कि एक बार रोपाई करने के बाद में अधिक से अधिक 3 साल तक
अच्छी गुणवत्ता के फूल मिलते हैं। उसके बाद किसान भाई अगर अच्छा प्रबंधन करते हैं तो 1 या 2 साल तक और अच्छे फूल प्राप्त कर सकते हैं, परंतु 3 साल के बाद आपको जो जरबेरा आपने लगा रखा है उस जगह को बदलना ही पड़ेगा और पौधे भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसी किस्में हैं कि इसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं, ख़ासतौर से फफूंदी वाली बीमारियां और वायरस काफ़ी मात्रा में आते हैं। तो किसान भाई ऐसी किस्मों का चयन करें जो रोगरोधी हों और कीट कम से कम लगते हों। परंतु जिन किसान भाइयों ने लगा रखा है जरबेरा, उनको मैं बताना चाहूँगा कि बरसात का मौसम चल रहा है, अभी बारिश हो रही है, तो जिन किसान भाइयों ने पॉली हाउस के अंदर लगा रखा है उनको तो ज़्यादा परेशानी नहीं है, परंतु जिन किसान भाइयों ने खुले क्षेत्र में लगा रखा है वहाँ पे इस समय बीमारियाँ काफ़ी आ रही हैं। तो इसके लिए देखिए पहले पत्ती की जांच करा लें और ख़ास तौर से उसमें जो भी कवकनाशी या फफूंदीनाशी या कीटनाशी जो भी प्रयोग करें वो जांच के पश्चात ही उसका प्रयोग करें, क्योंकि इसमें बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो वायरस से आने वाली होती हैं, और वायरस से जो आने वाली बीमारियां हैं वो वाइट फ्लाई एक मक्खी होती है उसके द्वारा फैलाई जाती है। तो अगर किसान भाइयों को उसका प्रकोप दिखाई दे रहा है तो उसमें सबसे पहले कीटनाशी का प्रयोग करें। कीटनाशी में भी जैसे मोनोक्रोटोफॉस है उसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। आजकल कोराजन एक नई दवा आई है उसका प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ी महंगी ज़रूर है परंतु अच्छी दवा है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ख़ास तौर से इसमें देखा गया है कि इसमें जो बीमारियां हैं वो जो जहाँ पे जड़ और तना जहाँ जुड़ता है उसको क्राउन कहते हैं, उस जगह से शुरू होती हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखने की बात ये होती है कि जो क्राउन वाला पोर्शन है हमारा वो हमेशा ज़मीन से ऊपर रहना चाहिए। अगर वो ऊपर रहेगा तो बीमारियां कम आएंगी, अगर उसको मिट्टी के अंदर कर देंगे आप तो बीमारियां बहुत ज़्यादा आएंगी। इसलिए किसान भाइयों को रोपाई करते समय ये विशेष ध्यान रखें कि जहाँ पे जड़ और तना जुड़ा हुआ है उसको क्राउन वाले हिस्से को हमेशा ज़मीन से ऊपर रखें। किसान भाइयों इसमें जो जरबेरा में मुख्य रूप से 2 बीमारियाँ आती हैं, एक तो फ्यूजेरियम रहता है, एक रूट रॉट रहता है। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ पे तना और जड़ जुड़ते हैं, क्राउन कहते हैं उस हिस्से को, वहीं पे बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इनके नियंत्रण के लिए बेविस्टीन नाम की जो दवा आती है उसको 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से अगर डाल दें आप तो अच्छा लाभ मिलता है। और कवच नामक जो फफूंदीनाशी आता है उसको एक फव्वारे में पानी में घोल लें, उसकी भी मात्रा यही रहेगी 2 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से, और उसको पूरे पौधे को पूरी बेड के ऊपर जो पूरी क्यारी है उसमें उसको छिड़क दें तो उससे काफ़ी लाभ होगा। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उत्पादन हेतु प्याज की रोपाई विधि पर जानकारी। दुधारू पशुओं में थनैला रोग की समस्या एवं निदान। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।